नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम बात करने जा रहे हैं बायो के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोशिका विभाजन होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है दोस्तों? एक कोशिका का विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूटना कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी सिंपल क्या है, एक कोशिका आपकी विभाजित होगी और दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूटेगी, इसे कहेंगे कोशिका विभाजन। और हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि वह विधि जिससे कोशिका जनन करती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन सबसे पहले विर्चाउ नामक व्यक्ति ने 1855 में देखा था। तो 1855 में कोशिका विभाजन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। किसने किया? विर्चाउ ने। कोशिका विभाजन दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला असूत्री कोशिका विभाजन जिसे हम कहते हैं एमिटोसिस, दूसरा समसूत्री कोशिका विभाजन जिसे हम कहते हैं मीटोसिस, और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम कहते हैं मियोसिस। इस वीडियो में दोस्तों हम केवल बात करेंगे पहले दो यानी असूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। तो पहले बात करेंगे हम असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन दोस्तों जीवाणु, नीलहरी शैवाल, खमीर जिसे इंग्लिश में ईस्ट हम कहते हैं, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि जीवों में होता है जिनकी कोशिका विकसित नहीं होती। मुख्य रूप से ये कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक सेल जिन जीवों के अंदर होती है उन्हीं के अंदर होता है। हालांकि ये कोशिका विभाजन कुछ यूकैरियोटिक जीवों के अंदर भी होता है, लेकिन मोस्टली किनके अंदर होगा? जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होगी। ये कोशिका विभाजन सभी कोशिका विभाजनों में सबसे तेज़ी से होता है। तो यहाँ डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो हम और कोशिका विभाजन पढ़ेंगे दोस्तों उसमें क्या होगा, पहले आपका ये केंद्रक है जो अंदर में, ये केंद्रक डिवाइड होगा और फिर आपका बाहर का ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होगा। यानी 2 स्टेप में होगा। पहले केंद्रक आपका डिवाइड होगा और फिर साइटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं जीवदर्भ। लेकिन असूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है दोस्तों, केंद्रक और जीवदर्भ दोनों ही पैरेलल में विभाजित होते हैं। देखिए दूसरा फिगर देखिए, केंद्रक भी आपके डंबल के आकार का हो गया है और ये आपका जो जीवदर्भ है, कोशिका झिल्ली है, ये भी डंबल के आकार की हो गई है। तो दोनों एक साथ विभाजित होने शुरू हो जाएंगे। केंद्रक भी आपका 2 भागों में टूटेगा यहाँ से, और कोशिका की भी आपके 2 भागों में टूटेगी यहाँ से, जैसे आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। तो असूत्री कोशिका विभाजन सभी कोशिका विभाजनों में सबसे तेज़ी से होता है और ज़्यादातर उन जीवों में होता है जिनके अंदर कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक। कुछ यूकैरियोटिक में भी ये होगा। और इसमें क्या होगा, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों ही एक साथ विभाजित होंगे। दूसरा कोशिका विभाजन है दोस्तों समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन प्राणियों में तो मुख्य रूप से डिप्लॉयड सेल में होता है। डिप्लॉयड सेल हम दोस्तों सेल वाले टॉपिक में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। डिप्लॉयड सेल वो होती है जिसके अंदर दोनों के गुण हो, माता के भी और पिता के भी, यानी फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो मनुष्य के अंदर डिप्लॉयड सेल वो होती है जिसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। तो समसूत्री कोशिका विभाजन प्राणियों में मुख्य रूप से डिप्लॉयड सेल में ही होता है और कोशिका विभाजन के बाद भी आपको डिप्लॉयड सेल ही मिलती है। लेकिन पौधों के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में होगा। यानी उनमें भी होगा जिनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है और उनमें भी होगा जिनमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन प्राणियों में केवल किसके अंदर होगा? डिप्लॉयड सेल से। और इससे मिलेंगी क्या आपको? डिप्लॉयड सेल। समसूत्री कोशिका विभाजन को 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। पहली अवस्था कहलाती है दोस्तों अंतरावस्था, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, और ये समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। इसमें लगभग 23 घंटे लगते हैं। दूसरी अवस्था सूत्री अवस्था जिसे हम कहते हैं मीटोसिस फेज, और इसमें 1 घंटा लगता है। अब दोनों में फ़र्क समझिए। अंतर अवस्था में केवल कोशिका विभाजन की तैयारी होगी। कोशिका विभाजन के लिए जो भी सामग्री चाहिए होगी कोशिका वो जुटाएगी। कोशिका का आकार लगातार बढ़ेगा लेकिन वास्तविक कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो आपको पता है किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगता है। तो इसमें लगते हैं कितने घंटे? 23 घंटे।
समसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था को मैं कह रहा हूँ सूत्री विभाजन, जिसे कह रहा हूँ मिटोसिस फेज। इसमें वास्तविक कोशिका विभाजन होगा, इसमें केवल लगेगा 1 घंटा। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कोशिका विभाजन में कितना टाइम लगता है, तो 23 घंटे तो अंतर अवस्था में और 1 घंटा सूत्री विभाजन में, यानी टोटल कोशिका विभाजन में लगते हैं 24 घंटे। यानी जिन भी सेल के अंदर कोशिका विभाजन की एबिलिटी होती है वो 24 घंटे में, यानी एक दिन में एक बार विभाजित जरूर होती है दोस्तों। तो हम पहले बात करेंगे अंतरावस्था की, फिर करेंगे हम बात सूत्री विभाजन की। अब अंतरावस्था क्या होती है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बताया, अंतरावस्था में केवल कोशिका विभाजन की तैयारी होगी। तो अंतरावस्था में क्या होगा दोस्तों, ये फिगर दिखाई गई है अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की। सबसे पहले अंतरावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है G1 फेज, जिसे मैं कहता हूँ पश्च सूत्री परावस्था। इसमें क्या होगा दोस्तों, इस अवस्था में कोशिका का आकार तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन डीएनए की कॉपी नहीं होती, डीएनए उतना ही रहता है, केवल कोशिका का आकार बढ़ता है। तो इसे कहते हैं हम G1 फेज, पश्च सूत्री परावस्था। दूसरी अवस्था कहलाती है दोस्तों S फेज, जिसे मैं कह रहा हूँ हिंदी में संश्लेषण परावस्था। संश्लेषण का ही मतलब होता है दोस्तों कुछ बनना। संश्लेषण का मतलब होता है क्या, कुछ बनना। तो इसमें क्या होता है, डीएनए की कॉपी होगी दोस्तों, डीएनए की कॉपी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में डीएनए की संख्या डबल हो जाती है। तो अंतरावस्था में कौन से फेज़ के अंदर, एस फेज़ के अंदर। तो डीएनए की कॉपी होगी और संख्या हो जाएगी दुगनी, लेकिन गुणसूत्र उतने ही रहते हैं दोस्तों। कौन से फेज़ में, एस फेज़ में केवल डीएनए की कॉपी होती है और गुणसूत्र उतने रहते हैं। उसके बाद है G2 फेज़। ये कोशिका विभाजन, एक्चुअल कोशिका विभाजन शुरू होने से जस्ट पहले की अवस्था है। यानी इसके बाद हम मिटोसिस फेज़ में आ जाते हैं G2 फेज़ के बाद। तो इसे मैं कह रहा हूँ पूर्व सूत्री परावस्था। इसमें जिस प्रोटीन के द्वारा नई कोशिका का निर्माण होगा वो प्रोटीन बनता है इस अवस्था में। तो अंतरावस्था को मुख्य रूप से ये 3 फेज़ हैं। पहला G1 फेज़, जिसमें कोशिका का आकार बढ़ता है, एस फेज़ जिसमें डीएनए संख्या में डबल हो जाते हैं, और G2 फेज़ जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों एक बात और काम की है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं हमारी जिनमें कोशिका विभाजन होना बंद हो जाता है, या उनमें तभी कोशिका विभाजन होता है जब उन्हें चोट लगती है, जब वो कोशिकाएं डैमेज होती है। जैसे हमारे हार्ट की कोशिकाएं, एक पर्टिकुलर एज के बाद इसमें कोशिका विभाजन बंद हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, G1 फेज़ जिसमें डीएनए की कोशिका का आकार बढ़ता है, उसके बाद सीधा G0 फेज़ आ जाता है। G1 फेज़ के बाद S फेज़ और S2 फेज़ नहीं आएगा क्योंकि कोशिका विभाजन हो नहीं रहा। तो क्या होगा, G1 फेज़ के बाद आ जाएगा सीधा G0 फेज़, जिसे कहते हैं हम शांत परावस्था। यानी ये फेज़ केवल उन्हीं में आएगा जिनमें कोशिका विभाजन होना बंद हो गया है। तो वो कौन सी अवस्था में चली जाती हैं, शांत परावस्था। तो ये कोशिका विभाजन का पहला चरण था जिसमें कोशिका विभाजन की केवल तैयारी हो रही है, जिसे हमने कहा अंतरावस्था, और इसमें टोटल टाइम लग रहा था दोस्तों 23 घंटे। अब हम आते हैं दूसरे फेज़ पे, जिसको हमने कहा सूत्री विभाजन यानी मिटोसिस फेज़। सूत्री विभाजन की शुरुआत केंद्रक विभाजन से होगी, जिसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यही मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, केंद्रक का 2 भागों में टूटना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है, केंद्रक का 2 भागों में टूटना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। और सूत्री विभाजन के एंड में क्या होगा, कोशिका द्रव 2 भागों में टूटेगा, यानी साइटोकाइनेसिस। तो कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म का 2 भागों में डिवाइड होना तो कहलाता है साइटोकाइनेसिस, और केंद्रक का 2 भागों में टूटना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। तो मैंने बताया था दोस्तों आपको, केंद्रक अलग विभाजित होता है, कोशिका द्रव अलग। तो शुरू में कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। यानी मैं कह सकता हूँ सूत्री विभाजन को मैंने 2 अवस्थाओं में बांटा है, एक जिसमें केंद्रक टूटेगा जिसे मैं कह रहा हूँ कैरियोकाइनेसिस, दूसरा जिसमें कोशिका द्रव टूटेगा जिसे मैं कह रहा हूँ साइटोकाइनेसिस। अब जो ये कैरियोकाइनेसिस जो पहली अवस्था है जिसमें केंद्रक का विभाजन होगा, ये फिर से 4 भागों में डिवाइड है, जिनका नाम है प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, पश्चावस्था एनाफेज,
और अंत्यावस्था जिसे मैं कह रहा हूँ टेलोफेज। तो ये चारों अवस्थाएं किसकी हैं? कैरियोकाइनेसिस की, जिसमें आपका केंद्रक दो भागों में टूटेगा। तो अब इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले पूर्वावस्था। हमने पढ़ा था कि अंतरावस्था में डीएनए की संख्या तो डबल हो गई थी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या डबल नहीं। तो पूर्वावस्था में क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाएगी और वो एक दूसरे से आपको जुड़े हुए, उलझे हुए दिखाई देंगे, यानी पूर्वावस्था में आप गुणसूत्रों को गिन नहीं सकते। दूसरी बात, तारक काय, सेंट्रोसोम विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। तारक काय की कॉपी भी अंतरावस्था में हो जाती है दोस्तों। अब पूर्वावस्था में क्या होगा? ये विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे। केंद्रक झिल्ली अदृश्य हो जाएगी, आपकी नष्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी और स्पाइंडल तंतु बनने लगेंगे। स्पाइंडल तंतु एक विशेष प्रकार के फाइबर होते हैं जिसे मैं स्पाइंडल फाइबर कहता हूँ, जो कोशिका विभाजन में हेल्प करेंगे। तो अब ये सारी बातें मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये पूर्वावस्था में अगर आप माइक्रोस्कोप से सेल को देखोगे तो ऐसी दिखाई देगी। आपके ये गुणसूत्र हैं, डबल हो गए हैं। मैंने यहाँ केवल 4 ही दिखाए, यानी अगर पहले ये 2 थे तो अब ये आपके क्या हो गए हैं? 4 हो गए हैं। उसके बाद जो ये तारक काय है, जो हमने कोशिका वाले हिस्से में पढ़ा था दोस्तों, ये आपके विपरीत ध्रुवों की तरफ चले गए हैं। एक आपका ये उत्तरी ध्रुव पे है एक्चुअल अगर मैं दिखाऊं तो, और एक इस ध्रुव पे है, इसे मैं दक्षिणी ध्रुव कह रहा हूँ। तो तारक काय की कॉपी अंतरावस्था में हो गई थी, अब ये विपरीत ध्रुवों की तरफ चले गए हैं। अब इन्होंने ये पीली पीली जो लाइनें दिखा रही हैं, ये रेसे जैसी लाइन है, इन्हें कहते हैं स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर बनाते हैं ये तारक काय, और ये कोशिका विभाजन में हेल्प करेंगे। तो स्पाइंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है कौन सी अवस्था में? पूर्वावस्था में। उसके बाद जो ये केंद्रक झिल्ली है, जो आपको ये डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रही है, धीरे धीरे गायब हो रही है और ये धीरे धीरे पूर्वावस्था के एंड तक पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये है दोस्तों कौन सी अवस्था? पूर्वावस्था। उसके बाद है मध्यावस्था, मेटाफेज। मध्यावस्था में क्या होगा? गुणसूत्र एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाएंगे और उन्हें आप काउंट कर पाओगे। मैंने कहा पूर्वावस्था में तो उलझे हुए हैं, आप काउंट नहीं कर पाओगे, लेकिन मध्यावस्था में आप गुणसूत्रों को गिन पाओगे। तो फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जा सकता है या गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? तो आंसर आएगा दोस्तों मध्यावस्था। स्पाइंडल जो आपके फाइबर हैं वो काइनेटोकोर पर गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं कौन सी अवस्था में? मध्यावस्था में। अब देखिए ये फिगर समझिए दोस्तों। पूर्वावस्था में क्या था? पूर्वावस्था में हमने पढ़ा था कि आपके गुणसूत्र डबल हो गए थे। अब देखिए मध्यावस्था में ये सारे के सारे एक ही लाइन में व्यवस्थित हो गए हैं, ये सारे के सारे, और इस लाइन को मैं कह रहा हूँ मेटाफेज प्लेट। क्या कह रहा हूँ इस लाइन को मैं? मेटाफेज प्लेट। और ये जो स्पाइंडल फाइबर जो मैंने पहले पीली लाइनों से दिखाए थे, अब ये ब्लैक मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये बने हैं और ये गुणसूत्रों से जुड़ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये पॉइंट देखिए जो आपको येलो 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 दिखाई दे रहा है, ये दोनों, इस पॉइंट को कहता हूँ काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर इसको मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे स्पाइंडल फाइबर गुणसूत्रों से जुड़े हुए हैं कौन सी अवस्था के अंदर? मध्य अवस्था के अंदर। तो वो पॉइंट जहाँ पे स्पाइंडल फाइबर गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर है, यहाँ पे भी देखिए इस सेल में ये और ये पॉइंट। तो ये है आपकी मध्यावस्था। और मैंने क्या बताया दोस्तों? मध्यावस्था में आप गुणसूत्रों को गिन सकते हो। अगली अवस्था है पश्चावस्था। तो पश्चावस्था में क्या होगा? जो काइनेटोकोर जो पॉइंट था जहाँ पे गुणसूत्र जुड़े हुए थे और किससे? स्पाइंडल फाइबर से, उस पॉइंट से स्पाइंडल फाइबर क्या करेंगे? गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की तरफ खींच लेंगे। तो गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों पर जाना शुरू कर देते हैं। तो ये है देखो पश्चावस्था। तो ये जो स्पाइंडल फाइबर जो आपकी कौन सी अवस्था में? मध्यावस्था में। देखिए दोबारा, जैसे ये हमारी मध्यावस्था थी, यहाँ पे ये काइनेटोकोर से जुड़े हुए थे, और जब मैं आया कौन सी अवस्था में? पश्चावस्था में। तो क्या हुआ? इन स्पाइंडल फाइबर्स ने ये जो रेसे रेसे दिखाई दे रहे हैं, गुणसूत्रों को बीच से खींच लिया। अब क्या हुआ? आधे चले गए आपके इस साइड में और आधे चले गए आपके दूसरी साइड में। ये होती है भाई पश्चावस्था। तो पश्चावस्था में क्या होता है? गुणसूत्र काइनेटोकोर से टूटते हैं और विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। ये है पश्चावस्था। उसके बाद अंत्यावस्था, ये लास्ट अवस्था है किसकी? जहाँ पे आपका केंद्रक टूट रहा है, यानी कैरियोकाइनेसिस की। तो अंत्यावस्था में क्या होगा? गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पूरी तरह से चले जाते हैं
और केंद्रक झिल्ली जो आपकी पूर्वावस्था में अदृश्य हुई थी दोबारा बन जाती है। तो ये देखिए, गुणसूत्र आपके पूरे पूरे विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे और जो ये आपकी केंद्रक झिल्ली जो गायब हुई थी वो भी दोबारा बन जाती है। एक चीज़ और दोस्तों, पूर्वावस्था में जैसे आपके ये प्रद्रव्य जालिका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी अदृश्य हो जाते हैं और अंत्यावस्था में ये दोबारा बन जाते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं थी जहाँ पे आपका क्या टूटा था, केंद्रक। और जो दूसरी अवस्था है मेटाफेज़ की नहीं, मिटोसिस फेज़ की, वहाँ पे आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म टूटेगा, जिसे मैंने कहा कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, यह सूत्रीय विभाजन का अंतिम भाग है जिसमें आपका कोशिका द्रव्य टूटेगा और 2 नई कोशिकाएं बनेंगी। ये देखिए, इससे पहले हमने जो लास्ट अवस्था पढ़ी थी अंत्यावस्था, वहाँ पे ये यहाँ पे जुड़े हुए थे, लेकिन अब कौन सी अवस्था में, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन अवस्था में यहाँ से टूटेंगे और आपको 2 नई कोशिकाएं मिलेंगी। दोनों ही कोशिकाएं दोस्तों आपकी क्या होंगी, जंतुओं के अंदर दोनों ही कोशिकाएं हैप्लॉइड होंगी, क्योंकि कोशिका विभाजन जंतुओं के अंदर हैप्लॉइड के अंदर ही हुआ था। पौधों के अंदर ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। तो ये लास्ट अवस्था है समसूत्री कोशिका विभाजन की, जिसमें आपको एक कोशिका से 2 नई कोशिकाएं मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये था समसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में एक हो रह गया है जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक करना ना भूलिए।